गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे। साइकिल भी हो चुका था आई थिंक। लास्ट पॉइंट मैंने बताया था वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड के बारे में, है ना, वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज हार्ट साउंड। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज हार्ट साउंड। और कल का जो टेस्ट था वो एक्चुअली नहीं हो पाया। मैं ही थोड़ा व्यस्त था। तो कल वाला जो टेस्ट है वो कल होगा। कल आपकी क्लास नहीं है सुबह में। कल क्लास नहीं है तो कल सुबह में ही होगी टेस्ट आपकी। आपकी 9 बजे से क्लास रहती है तो आपका सुबह में टेस्ट 7:45 से रहेगा। ठीक है, 7:45 से टेस्ट रहेगा 8:45 तक। सारे लोग सुन लीजिए, ये टेस्ट का आपका टाइम है। टेस्ट वही है फोटोसिंथेसिस का, कल रहेगा टेस्ट। ठीक है, मॉर्निंग में। कल क्लास नहीं है मॉर्निंग की, कल आपका टेस्ट होगा। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, अगर मैं हार्ट साउंड की बात करूं तो हार्ट साउंड है क्या? तो दो मेनली हार्ट साउंड हमको सुनाई देता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से सुनाई देता है उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो हार्ट साउंड में याद करो कि दो हार्ट साउंड था, एक था लब जो कब सुनाई देता है, और दूसरा था डब। ठीक है, तो लब कब सुनाई देता है तो बताएगा एनीवन? लब साउंड कब सुनाई देता है? बताइए। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कस्पिड वाल्व के क्लोजिंग पे। हाँ, पहला सही है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे ही सुनाई देता है, बिल्कुल सही शिवानी। और दूसरा डब, दूसरा डब, डब साउंड कब सुनाई दे रहा है? तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे जब सेमिलुनर वॉल्व क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो यही जो दो कैरेक्टरिस्टिक हार्ट साउंड है यही मेन हार्ट साउंड है। मैंने बताया भी था कि दो हार्ट साउंड और होता है S3 और S4, लेकिन वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। तो दो ही हमको हार्ट साउंड के बारे में पढ़ना है मेनली। ठीक है, तो एक हो गया लब, दूसरा हो गया डब। अगर मैं लब और डब में डिफरेंशिएशन करूं कि क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो लब जो साउंड है वो अगर उसकी इंटेंसिटी की बात करूं, लब साउंड की इंटेंसिटी और टाइम की बात करूं, तो ये कम इंटेंसिटी के साथ ज्यादा टाइम तक रहता है। मतलब
इंटेंसिटी इसका कम रहता है और लंबे समय तक ये आवाज सुनाई देता है। दूसरा हो गया डब, इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है बट ये शॉर्ट लिव्ड होता है। इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो लब साउंड जो होता है वो ज्यादा समय के लिए, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। हो गया? तो देखिए लब और डब दो साउंड सुनाई दे रहा है, ये प्रोलॉन्ग्ड है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो लगभग 0.15 सेकंड तक ये जाता है और ये 0.1 सेकंड तक, ठीक है। यही खाली एक ग्राफ बना लीजिएगा लब और डब के बीच का। ये क्या है, हम कह सकते हैं, अगर कॉज की बात करें तो क्या है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। एवी वाल्व्स क्लोज होते हैं और ये क्या हो गया, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व्स। सेमी लूनर वाल्व्स। इसी में एक टर्म होता है जिसे हम मरमर कहते हैं। मरमर, मरमर का मतलब होता है, मरमरिंग हम लोग वर्ड भी यूज करते हैं, फुसफुसाहट या फुसफुसाना, जो एक एबनॉर्मल साउंड है। नॉर्मल कन्वर्सेशन का साउंड वो नहीं है, एक एबनॉर्मल साउंड है। तो हार्ट में भी अगर ये दोनों साउंड के अलावा कोई भी एबनॉर्मल हमें साउंड सुनाई देता है, दैट साउंड इज नोन एज मरमर। उसे ही हम क्या कहते हैं, मरमर कहते हैं। तो कोई भी साउंड, एनी साउंड other than लब और डब, लब और डब, ठीक है, लब और डब को छोड़ के कोई भी दूसरा कोई भी साउंड हमको सुनाई देता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मरमर कह रहे हैं। अगर मरमर की मैं बात करूं, ये मिटा रहे, तो इसका दो कारण हो सकता है, या तो फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट हो या तो पैथोलॉजिकल डिफेक्ट हो। फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट मतलब फिजियोलॉजी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि समझिएगा, अगर मैं मरमर की बात करूं तो इसका कॉज क्या हो सकता है, कॉजेज, तो ड्यू टू फिजियोलॉजिकल 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 डिफेक्ट्स। जैसे कि क्या हो सकता है, अगर मान लो फिजियोलॉजी इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज कर जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, लाइक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीजेज, ये क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, ड्यू टू पैथोलॉजिकल डिफेक्ट, ड्यू टू पैथोलॉजिकल डिफेक्ट। पैथोलॉजिकल डिफेक्ट क्या हो सकता है, तो भाई मेन हम कह सकते हैं कि मेन जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जा रही है, जैसे कि लाइक डिफेक्ट्स इन वेन, डिफेक्ट्स इन वेन्स, वेन्स में क्या हो जा रहा है, डिफेक्ट हो जा रहा है। तो उस तरह के इफेक्ट को या उस तरह के हम कह सकते हैं कि कंडीशन को पैथोलॉजिकल बोल रहे हैं, जो मेन स्ट्रक्चर से। फिजियोलॉजिकल मतलब कि वॉल्यूम बढ़ जाना, ये सब चीजें हो जानी, ठीक है, या प्रेशर बढ़ जाना, ये फिजियोलॉजिकल में हो गया।
लेकिन पैथोलॉजिकल डिफेक्ट्स जैसे हो गया वेन में, और सॉरी वेन कह रहे हैं वाल्व्स में, पैथोलॉजिकल डिफेक्ट लाइक डिफेक्ट्स इन वाल्व्स, वाल्व्स में डिफेक्ट हो जा रहा है, तब क्या होगा, साउंड अदर देन लब डब हमको सुनाई दे सकता है या वो भी नहीं देगा, दोनों कंडीशन है। हो गया। जिस साइड मन के रहे उस साइड लिखिए, लिख लेने से मतलब है। अगर हार्ट साउंड को बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कैन बी हर्ड, कैन बी हर्ड बाय स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप आप जानते हो ये इंस्ट्रूमेंट। हो गया। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर। अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो ब्लड फ्लो करने के दौरान जो वॉल्स पे प्रेशर बिल्डअप करता है, और वो प्रेशर दो तरीके से डिसाइड होता है, क्योंकि एक यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन काम कर रहा है, तो पंपिंग ऑर्गन जो फोर्स जनरेट कर रहा है वही डिसाइड करेगा कि ब्लड प्रेशर क्या होगा। तो ये दो तरीके से, क्योंकि पंपिंग ऑर्गन दैट इज जो हमारा हार्ट है वो दो तरह का फंक्शन कर रहा है, एक क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन का, दूसरा रिलैक्सेशन के स्टेज में भी वो जाता है। तो दो तरह के प्रेशर को हम जानते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। तो ये है क्या, तो ब्लड प्रेशर है क्या भाई, हम लिख सकते हैं प्रेशर exerted by flowing blood on the elastic walls of on the elastic walls of arteries, elastic walls of arteries। क्यों आर्टरीज की ही मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वेन्स तो टुवार्ड्स हार्ट ले जा रहा है, तो उस पर पंपिंग का काम नहीं, पंपिंग से उसकी कोई मतलब ही नहीं है, पंप तो कर रहा है, तो आर्टरीज ही वो ब्लड वेसल है ना जो अवे फ्रॉम हार्ट ले जाता है। इसीलिए आर्टरीज में ही जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो तरह का हो गया, एक कौन हो गया, सिस्टोलिक 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 प्रेशर, दूसरा क्या हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर की बात करूं तो ये हम कह सकते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। नॉर्मल आदमी के लिए ये सिस्टोलिक प्रेशर रहता कितना है, नॉर्मल कंडीशन में ये कितना है, तो 120 mm ऑफ Hg कॉलम, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये भी अगेन पर्सन टू पर्सन उसके नॉर्मल बीपी वैली को हो सकता है, किसी आदमी का नॉर्मली 130 हो, किसी का नॉर्मली 110 हो, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, लेकिन जनरल वे में हम लोग वही लेते हैं कि नॉर्मल उतना रहता है। डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अगर मैं डायस्टोलिक प्रेशर की बात करूं तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया, ये किस कारण है, रिलैक्सेशन के कारण, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये 80 mm Hg कॉलम है नॉर्मल, ठीक है, लिखिए तो जल्दी।
नॉर्मल इंडिविजुअल का वैल्यू जो होता है, नॉर्मल वैल्यू, वो क्या हो जाएगा 120/80। ठीक है। एक फैक्ट है, सबसे पहले हेल्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हॉर्स में ब्लड प्रेशर को सबसे पहले मेजर किया था। हेल्स measured BP first of all in horse. मैन के केस में बीपी नापने का जो स्पेसिफिक रीजन होता है, जहां सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ब्लड प्रेशर हमको जल्दी नजर आता है, क्योंकि मेनली आर्टरीज में ही ब्लड प्रेशर है, और आर्टरीज जो है वो क्या होता है, डीपली प्लेस्ड होता है, मसल्स के अंदर होता है, वेन्स ऊपर सुपरफिशियली प्लेस्ड होता है। तो एक आर्टरी होता है जिसे ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं, जो हमारे आर्म में रहता है, जो सुपरफिशियली रहता है, मतलब कि बाकी आर्टरीज की तुलना में ऊपर स्किन के ज्यादा नजदीक रहता है, तो उसी में हम ज्यादा फेल्ट करते हैं, और उसमें पंपिंग भी ज्यादा होता है एक तरीके से। मतलब वो जो क्योंकि वो क्या है, मशीन तक वो जो हम लोग लगाते हैं बेल्ट, समझो वहां तक क्या है, सबसे नजदीक पहुंचता है वही आर्टरी है। तो इसीलिए नॉर्मली हम लोग ब्रैकियल आर्टरी में ही उसको मेजर करते हैं। सर, हाँ, स्टार मार्क किए वो क्या लिखे हैं? हेल्स, HALES। हो गया। ठीक, देखिए अगर मैं ब्लड प्रेशर के फैक्टर्स को की बात करूं, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग बीपी। ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज। आप जानते हो एक्सरसाइज के ब्लड प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों भाई? क्योंकि जितना ज्यादा हम फिजिकल लेबर करेंगे उतना ज्यादा हमको ब्लड चाहिए होगा अपने सेल्स में, और उतना ही तेजी से क्या होगा, हार्ट पंप करना स्टार्ट करेगा। जब तेजी से हार्ट पंप करना स्टार्ट करेगा तो ब्लड का जो प्रेशर है वेसल्स के अंदर, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, एक्सरसाइज ज्यादा, बीपी ज्यादा। दूसरा चीज क्या हो गया भाई, इमोशंस। इमोशंस की वजह से भी क्या हो जाएगा, इमोशंस चाहे किस चीज का हो, फियर का हो, रेज का हो, एक्साइटमेंट का हो, इस कंडीशन में क्या निकल रहा है, एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, due to secretion of adrenaline, BP increases. Third, जैसे ही वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में वेसल्स जाता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर कब बढ़ रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में आएगा, ल्यूमेन कम होगा, ल्यूमेन कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो थर्ड जो पॉइंट है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट जो है बॉडी पोस्चर पे डिपेंड करता है, बॉडी पोस्चर पे डिपेंड करता है। कैसे भाई? एक लेटा हुआ आदमी में ब्लड प्रेशर ऑलवेज क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एक स्टैंडिंग पर्सन में। क्यों? क्योंकि लेटा हुआ आदमी जो है वो कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में रहता है और उसके बॉडी को, हार्ट को लगता है कि इसको अभी कम ब्लड पंप करने की जरूरत है, बॉडी रिलैक्सिंग स्टेट में है। लेकिन जैसे ही हम खड़े, इसका मतलब हम क्या है, अलर्ट स्टेज में है, और उस समय हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड चाहिए, और ज्यादा ब्लड के लिए क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एज कंपेयर टू अ लाइंग मैन, ब्लड प्रेशर इज मोर इन स्टैंडिंग पर्सन। हम लिख सकते हैं इन lying person BP less, in standing person BP more। हो गया? नेक्स्ट सेक्स पे, मेल में बीपी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। क्यों? उसका कारण है मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो इन मेल जो बीपी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, एज कंपेयर्ड टू फीमेल। ठीक है? नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबीज पर्सन में, यानी कि जो फैट है उसके कंडीशन में क्या होगा, बीपी ज्यादा होगा। इसका कारण क्यों है भाई? तो फैट बॉडी में डिपॉजिट है, तो वो क्या होगा, ब्लड वेसल जो पार हो रहा है उसको क्या करता है, एक तरीके से प्रेशर उस पर बिल्ड किया हुआ है या उसको दबाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो फैट के चलते दबा हुआ है। तो अंदर से ब्लड को फ्लो करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसीलिए ओबेसिटी जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ओबीज पर्सन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर होगा। नेक्स्ट लास्ट है एज। जितना ज्यादा एज होगा उतना बीपी बढ़ता है। क्यों भाई? क्योंकि एज ज्यादा होगा तो समझो कि जो वेन्स आर्टरीज वगैरह या जो भी वेसल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजन या सब्सटेंस का डिपोजिट होता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिसके वजह से ल्यूमेन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बड़ा हो जाता है, सॉरी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो एज की वाइज हम बात करें तो एडवांस एज में, या हम कह सकते हैं बीपी, ऐसे ही लिख लीजिएगा, एज इंक्रीजेज बीपी इंक्रीजेज। ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पल्स। पल्स हमें पढ़ना है। लिखिए तो यहां तक।
हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है दैट वो हमारा टॉपिक है पल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा पल्स। पल्स है क्या? सिंपल पल्स वो रेट है या वो नंबर ऑफ समझो कॉन्ट्रैक्शंस है जो कि हार्ट क्या कर रहा है, या नंबर ऑफ टाइम्स है जो कि हार्ट ब्लड वेसल्स में ब्लड फेंकता है। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। और इससे प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम कि जो फ्लोइंग ब्लड है उसके कारण जो प्रेशर डेवलप कर रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। लेकिन कितने नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, हार्ट जो है उस ब्लड वेसल्स में ब्लड को फेंक रहा है या ब्लड को फ्लो करवा रहा है, इसी चीज को पल्स कहते हैं। अब हार्ट में जितना बार ब्लड फ्लो करवाएगा वो उतना ही बार करवाएगा जितना बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब जो पल्स होता है वो क्या होता है कि हार्ट बीट के या हार्ट रेट के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड को ब्लड वेसल्स में कितने बार हार्ट फेंकेगा वो उतने ही बार फेंकेगा जितने बार वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम क्या कह रहे हैं, हार्ट बीट कह रहे हैं। और जितना हार्ट बीट होगा उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, ब्लड को वो ब्लड वेसल्स में फेंकेगा। तो इसी चीज को पल्स कह रहे हैं। तो एक्चुअली न्यूमेरिकली हम देख सकते हैं कि हार्ट बीट जो है वो पल्स के बराबर होता है। नेक्स्ट, उसे हम फील कहाँ करते हैं? तो आप जानते हो कि उसे हम रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट में यहाँ पे फील करते हैं, चाहे नेक रीजन में फील करते हैं, यही चीज है। तो सिंपल पल्स क्या है, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट इज pumping the blood in the vessels, in the vessels। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, पल्स कह रहे हैं। इट्स कॉल्ड पल्स। एक और टर्म आता है इसमें, पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या है, किस प्रेशर से वो डेवलप हो पा रहा है पल्स, जिसके कारण पल्स हो पा रहा है। तो जो पल्स प्रेशर है दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन माइनस रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन माइनस रिलैक्सेशन जो प्रेशर है उसी ही को हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। तो एक टर्म है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर है क्या, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी। देखो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक कितना हो गया, पल्स प्रेशर 40 mmHg के बराबर होता है। ये पल्स प्रेशर है। इसी के कारण क्या हो रहा है, पल्स का जनरेशन हम कह सकते होता है। अगर मैं बात करूं, लिख सकते हैं पल्स इज जनरली felt in the neck region and radial on radial artery of wrist, in the neck region or radial artery of wrist। हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा अगर पल्स के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो जैसा ग्राफ आता है हार्ट रेट का, ठीक है, वैसा ही इसका होता है जिसे हम स्पाइमोग्राफ कहते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं द ग्राफ ऑफ, नीचे पॉइंट देके लिखिएगा, द ग्राफ ऑफ पल्स ऑफ एन आर्टरी is called
स्फाइग्मोग्राफ, स्फाइग्मोग्राफ, हाँ उसमें ब्लड प्रेशर में स्फाइग्मो मैनोमीटर आपने, आप जानते हो वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजर हम लोग करते हैं। या नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा मोस्टली लास्ट ही टॉपिक है, दैट इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स, सबसे पहले डिसऑर्डर्स में ब्रॉडली हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कुछ टर्म्स की। जैसे सबसे एक ब्रॉड टॉपिक में ए पॉइंट कर लीजिएगा, इस्मिक, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस। इस्केमिक हार्ट डिजीजेस हम लोग बोलते किसको है, सबसे पहला टॉपिक लीजिए तो डिसऑर्डर्स में। देखिए इस्केमिक हार्ट डिजीजेस को समझने के लिए देखिए इस्केमिक हार्ट डिजीज को समझने के लिए हमको समझना होगा कोरोनरी आर्टरी को, ठीक है, हार्ट से जो निकल रहा है एओर्टा से, एओर्टा ये हो गया हमारा, इसी से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कोरोनरी आर्टरी निकलता है जो राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और पूरे हार्ट मस्कुलेचर को वो क्या है, हम कह सकते हैं ये कोरोनरी आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज, जो राइट और लेफ्ट मस्कुलेचर को क्या कर रहा है, ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। फिर ये कोरोनरी वेन्स के थ्रू जब ये डिवाइड होगा तो कैपिलरीज में डिवाइड होगा और यूनाइट होगा, कोरोनरी वेन्स के रूप में यूनाइट होगा, और ये ले जाके कहाँ ड्रेन करता है, हम जानते हैं कि कोरोनरी साइनस में, कोरोनरी साइनस में, जो कि राइट ऑरिकल में जाके फर्दर ड्रेन हो रहा है। तो ये चीजें मैंने लिखवाई भी थी जब मैंने चेंबर और इनलेट लिखवाया था राइट आर्टरियम में। तो कोरोनरी आर्टरीज में समझिए इस चीज को, इस्केमिक हार्ट डिजीज हम लोग किसको बोल रहे हैं, अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई भी तरह का डिपोजिशन होता है जिसके कारण उसका जो पाथ है या फ्लो ऑफ ब्लड जो हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं उसके पाथ के, उसके पैसेज में कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इसी चीज को हम इस्केमिक हार्ट डिजीज कहते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है इस्केमिक हार्ट डिजीज में, कि जैसे ही वो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मान लो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह कोई भी डिपॉजिट हो जा रहा है वहां पे, तो उसमें क्या होगा, एक तरह से हार्ट में वो उस पासेज से या उस ट्यूब से ब्लड फ्लो करने की कोशिश करेगा, या फिर वो कोशिश कर रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है मस्कुलर मसल्स तक। तो मसल्स में क्या है, ज्यादा डिमांड है ब्लड का लेकिन उसका वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें एक एक्यूट चेस्ट पेन होने लगेगा, और इसी चीज को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन ये समझो यहां तक ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर भी ब्लड पहुंच रहा है। अगर ये एक लेवल के बाद ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा कि ब्लड उस टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता है, और नहीं पहुंच पाता है तो वो टिश्यू क्या हो जाता है कि मान लो कि किसी समय क्या हुआ, एक समय के लिए मान लो इस पार्ट को हम ले रहे हैं, ये कोरोनरी आर्टरी इधर गया था, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, और ये पार्ट जो है हार्ट का इतना दूर में, यहाँ ब्लड नहीं पहुंच पाया इस पार्ट में। अब नहीं पहुंच पाया तो उस समय क्या हो जाएगा कि इस पार्ट का डेथ हो जाएगा, और डेथ हो जाएगा, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को एनोक्सिया कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ब्लड पहुंच ही नहीं पाया और कार्डियक टिश्यू क्या हो गया, उसका उसके सेल्स के डेथ हो गया, उसका सेल डाई कर गया। क्यों भाई, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच पाया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया।
और देखिए, अब मान लो कि यहाँ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, सबसे पहला चीज तो ब्लड इस रीजन में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये रीजन छोड़ के बाकी ब्लड और हार्ट क्या है, जो समझो मेन जो हार्ट इतना इन्वॉल्व हो रहा था कॉन्ट्रैक्शन में, ये पूरा ना 100% आउटपुट दे पा रहा था, लेकिन मान लो इसका 20% पार्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो रेस्ट 80% पार्ट पे क्या होता है, ज्यादा लोड पड़ता है और वो ज्यादा तेजी से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, नहीं ड्रॉ नहीं करना है, ज्यादा तेजी से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो एक समय आएगा कि वो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग उसमें हो जाएगा और उसका क्या होगा, सेलुलर डेथ हो जाएगा। और इसी चीज को सेलुलर जब डेथ हो जाता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। इसी चीज को हार्ट अटैक कहते हैं, इसी चीज को कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, लेकिन टर्म जो है साइंटिफिक दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, इसी चीज को हम हार्ट अटैक कह रहे हैं। सिंपल सा चीज है समझना कि जैसे ही वो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, तो ब्लॉकेज हो रहा है तो टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, और पेन स्टार्ट होता है, इसीलिए हार्ट अटैक में पेन स्टार्ट होगा। और इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कह रहे हैं, क्योंकि पेक्टोरिस मसल चेस्ट मसल्स को कहते हैं, वहां पे लगेगा पेन स्टार्ट होना। फिर अगर वो पेन कंटिन्यू रह जाता है, समझो एक तरीके से, अगर उस बीच उसको दवा नहीं दी जाती है, जिसे हम लोग आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है जो कि एक तरह का क्लॉट बस्टर होता है, क्लॉट को तोड़ देने का काम करता है। और वो अगर उसको नहीं इंजेक्ट किया जाता है, वो नहीं उसको दिया जाता है, तो उस केस में वो ब्लॉकेज रह जाएगा और फिर फर्दर जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा, दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। और आप जानते हो कि कार्डियक टिश्यू क्या है, G0 फेज को एंटर कर दिए है, तो वो फिर सेल साइकिल में आते ही नहीं है, और सेल साइकिल में नहीं आएगा तो ये पार्ट डेथ हो गया, तो डेथ हो गया तो डेथ हो गया, फिर वो रिपेयर थोड़ी ना होगा। इसीलिए जनरली एक पार्ट में अगर एक बार हार्ट अटैक आया, दूसरी बार आया, मान लो इतना डैमेज हुआ, तीसरी बार में कोई चांस ही नहीं बचता, क्योंकि हार्ट का कोई पार्ट ही नहीं बचा है। ठीक है, अब इसी चीज को मान लो इस पार्ट में अब ब्लॉकेज हो गया है, समझना इस चीज को, तो अभी तो हम इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा क्लॉज बस्टर दे दिए, थोड़ा सा टूट गया, लेकिन है भाई इतना नहीं है कि ये पूरे तरीके से होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बाईपास करेंगे। बाईपास आप जानते हो, शहर ये मेन है, मेन रोड शहर से बीच से जा रहा है, इस शहर से हमको पास नहीं होना है ट्रैफिक है, तो क्या बना दिया जाता है, एक्स्ट्रा रोड जो शहर से बाहर बाहर पास होता है, जिसे बाईपास रोड कहते हैं, है ना। तो यहीं पे क्या किया जा रहा है, इसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पहुंचाना है, लेकिन यहां से निकल के इसके थ्रू डायरेक्टली नहीं जा रहा है, घूम के इसको यहाँ पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो यही जो है, इसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या फिर कैबेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैबेज, इसी को हम आप सुने होंगे, बाईपास सर्जरी हुआ है। ठीक है, तो बाईपास है क्या, ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। वहां क्या किया जा रहा है, मेन कोरोनरी आर्टरी से तो ब्लॉकेज हो गया है, यहाँ पे जैम लगा हुआ है, तो वो कहां से घूम के जाएगा, यहाँ से घूम के उसको ले जाया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो ग्राफ्टिंग किया जाता है, या तो मेमोरी आर्टरी जो मेमोरी ग्लैंड्स में जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से किया जाता है, या फिर सेफिनस हम कह सकते हैं सेफिनस वेन से किया जाता है, बाईपास चैनल बनाया जाता है, क्योंकि लेग का पार्ट होता है। ठीक है, तो यही है इस्केमिक हार्ट डिजीज। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज में मेनली क्या चीज है, वो डिजीज जो कि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज के कारण होता है। तो एक टर्म आया एंजाइना पेक्टोरिस, वो क्या है भाई, तो जो चेस्ट पेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि हार्ट मसल्स को जितना ब्लड मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो डिमांड अपने पूरा कैसे करेंगे, तो एक पेन को जनरेट करेंगे, और उसी एक्यूट चेस्ट पेन को हम क्या कह रहे हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कह रहे हैं। एंड इट फर्दर, अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं किया गया, देन इट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और हम कह सकते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इफ द ल्यूमेन of coronary artery gets blocked due to obstruction or cholesterol deposition, cholesterol deposition,
then due to more demand and less supply, due to more demand and less supply, a pain might arise in chest muscle called as angina pectoris. Angina pectoris. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज मायोकार्डियल infarction. Myocardial infarction. Myocardial infarction. This is cellular. This is cellular death of cardiac tissue. Cardiac tissue. This is cellular death of. मसल के बगल में क्या लिखे हैं? Arise in chest muscles called as angina pectoris. Cardiac tissue due to एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है? एनऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं होने के कारण क्या हो गया? डेथ हो गया। क्यों ऑक्सीजन नहीं है? क्योंकि ब्लड पहुंचा ही नहीं वहां तक। एनॉक्सिया के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ड्यू टू या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी को कॉमन लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं हम लोग? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। देखो एक उसी में आगे साइड में LAD कहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, उसे हम लोग कहते हैं लैड आर्टरी कहते हैं। तो लैड आर्टरी के केस में क्या होता है कि इट कैन बी मोस्ट फेटल। अगर उसका ब्लॉकेज हो जाता है तो इसीलिए उसे हम लोग विडोज आर्टरी कहते हैं। विडोज आर्टरी कहने का पर्पस ही क्या है? विडो हो जाना, मतलब कि हम कह सकते हैं जो जिसका हस्बैंड का डेथ हो जाए। तो नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर हार्ट अटैक वगैरह मेल के केस में होता है। क्यों? ड्यू टू मोर ओबेसिटी हम कह सकते हैं, या हाई बीपी उसमें होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो जो देखा जाता है ज्यादातर 80% अगर डेथ की बात करें जो हार्ट अटैक से होता है वो मेल में ही होता है। फीमेल में हार्ट अटैक से कम डेथ होता है। तो आप देखोगे कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लैड का ब्लॉकेज है, स्टार मार्कर कर लिख लीजिएगा, a blockage of left anterior
लेफ्ट एंटीरियर descending artery LAD can be most fatal for heart, most fatal for heart. इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विडोज आर्टरी भी कहते हैं, विडोज आर्टरी भी कहते हैं। हो गया? सर, हाँ बोलिए। टेंशन या फिर शॉक की वजह से भी हार्ट अटैक आता है क्या? हाँ। तो वो कैसे होता है उसमें? है? मतलब सर उसमें क्या प्रोसेस है? उसमें ये प्रोसेस है कि मान लो कि एक्साइटमेंट हुआ या टेंशन हुआ, दोनों केस में क्या हो रहा है कि एड्रेनलिन निकलता है। अगर समझो वो रश बहुत लेवल में निकल जाता है, ठीक है, या कंटिन्यूअस निकले जा रहा है कि बहुत दिन से टेंशन चल रहा है, वो निकले जा रहा है टेंशन में भी, तो उस केस में क्या हो रहा है कि बीपी बढ़ाता है वो। अब बीपी मान लो एक्सेसिव बढ़ जाता है एक केस के बाद, तो क्या हो जाएगा, जो कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन, टेंशन से तो डिपोजिशन नहीं होगा, लेकिन टेंशन से हो सकता है कोरोनरी आर्टरी फट जाए, तो फटेगा तब भी केस में क्या होगा, हार्ट जहां पहुंचना चाहिए ब्लड, वहां ब्लड नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से हो जाता है। ठीक है शिवानी? यस सर, क्लियर। देखिए, इसी में मैंने बताया कैबेज के बारे में। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, coronary artery bypass grafting, that is known as CABG, CABG. देखिए इसमें क्या हो रहा है, in this method a bypass is made for blood supply in heart by using internal mammary artery or saphenous vein हो गया? देखिए इसके बाद से नेक्स्ट जो पढ़ना है टॉपिक बी कर लीजिएगा, कॉन्जिनाइटल। ये तो कॉन्जिनाइटल
हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल कहने का मतलब है बाय बर्थ, ठीक है, बर्थ के साथ हो रहा है। तो बर्थ के साथ होने पे कौन कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? सबसे पहला जो है दैट इज पेटेंट फोरामेन ओवेल। याद करो मैंने बताया भी था कि जो चेंबर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि फीटल स्टेज में लंग्स क्या होता है, बाईपास्ड होता है, लंग्स यूजलेस ही होता है, फंक्शनल नहीं होता है, क्योंकि उसमें एयर होता ही नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो चेंबर्स होते हैं आपस में मिक्स होते हैं, एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जा सकता है, या हम कह सकते हैं बहुत रीजंस होते हैं मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। लेकिन जैसे ही एट द टाइम ऑफ बर्थ ये सारे कनेक्शन जो होते हैं, चैनल्स होते हैं, क्लोज ऑफ कर जाते हैं। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता है तो बर्थ के बाद तो लंग्स फंक्शनल हो जाता है, लेकिन अगर ये चैनल खुले हो जाते हैं तो इम्प्योर और ऑक्सीडेटेड ब्लड दोनों क्या हो जाता है, मिलता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जितना डिमांड होता है बॉडी में ऑक्सीडेटेड ब्लड का वो फुलफिल नहीं हो पाता है। और इस केस में क्या होता है कि हम कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड कंटिन्यूअस कर जाता है, कंटिन्यू कर जाता है, और जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ब्लूइश कलर के नजर आने लगते हैं, जिसे साइनोसिस कहते हैं, या इन्हें हम लोग ब्लू बेबीज कहते हैं। तो बहुत रीजन है, तीन मेनली है। या तो समझो पेटेंट फोरामेन ओवेल, याद करो राइट आर्ट्रियम राइट ऑरिकल से क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है नॉर्मली आफ्टर टाइम बर्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, फोसा ओवलिस। जो मैंने बताया था एक ट्यूब है, एक चैनल है, या हम कह सकते हैं सेप्टम में एक स्पेस है जहां से पास होता है राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड, एंड दैट स्पेस इज नोन एज फोरामेन ओवेल। और वही क्या होता है, बंद होता है किससे, और उसी का रेमिनेंट या एक डिप्रेशन के फॉर्म में, जिसे हम लोग आपको फोसा ओवलिस कहते हैं। तो वहां पे डिफेक्ट हो रहा है, तो पहला कारण ये होगा कि वो मिक्स हो जाए। दूसरा याद करो मैंने बताया था एओर्टा जहां निकलता है और ऊपर से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी पास हो रहा है, और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में भी एक ट्यूब मैंने बताया था जिसे लिगामेंटम आर्टेरियोसस कहते हैं। और वो भी मैंने बताया था कि बर्थ के पहले क्या होता है, वो एक चैनल के रूप में खुला होता है जिसे डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। तो यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होगा, जो कि क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा, कि बर्थ के बाद भी वो स्पेस खुला हुआ है, तब भी ब्लड मिल सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट, कि वेंट्रिकल्स के वाल ही अच्छे से नहीं बन पाएंगे, जिसकी से राइट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, खुला रह जाता है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट कहते हैं। तीनों ही केस में, तीनों में से कोई भी केस होगा, जो डिमांड होना चाहिए ब्लड का उतना नहीं हो पाता है, जिसके वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, डीऑक्सीडेटेड ब्लड के अमाउंट के ज्यादा होने के कारण। और यही कारण है कि उन्हें हम लोग ब्लू बेबीज कहते हैं। समझ में आया? और ये बच्चे ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है बी जो है टॉपिक, दैट इज कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। फर्स्ट कर लीजिएगा पेटेंट फोरामेन ओवेल, पेटेंट फोरामेन ओवेल, पेटेंट फोरामेन ओवेल। देखिएगा, द फोरामेन ओवेल, the foramen ovale fails to close after birth as a result of which there is incomplete separation of oxygenated and deoxygenated parts of blood, oxygenated and deoxygenated parts of blood, deoxygenated parts of blood
ठीक है, हो गया। पेटेंट नहीं है, पेटेंट है, पेटेंट, PATENT, पेटेंट। दूसरा हो गया पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, सेकंड वन, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, नाम ऐसा ऐसा रहता है कि लगता है कि हैरी पॉटर का कोई स्पेल कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो गया, डक्टस आर्टेरियोसस जो है, या हम कह सकते हैं जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है बर्थ के पहले, जो बाद में क्या जाके बन जाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाता है, वो क्या हो जाता है, बंद नहीं हो पाता है। हम लिख सकते हैं इफ डक्टस arteriosus fails to close at the time of birth, at the time of birth। ठीक है, इसी को हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। यहाँ क्या हो जा रहा है, अगर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से सेपरेटेड नहीं होता है, वो कब होगा भाई, तो क्या होगा, इफ interventricular septum is incomplete। तीनों में से कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा कि क्या इम्प्योर और प्योर ब्लड मिल जाता है और जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा उतना नहीं मिल पाता है। पॉइंट देके लिखेगा, मिक्सिंग of oxygenated and deoxygenated blood in any of the above cases, in any of the above cases,
in any of the above cases leads to decrease, क्या हो रहा है, जितना ऑक्सीजन सप्लाई मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, लीड्स टू डिक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, sorry, to the body whose symptom is bluish coloration of body, और इसी चीज को हम साइनोसिस कहते हैं, और साइनोसिस और वैसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, सच बेबीज आर कॉल्ड ब्लू babies which and they get या they die at an early age, नहीं बच पाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई तो पूरा होगा ही नहीं। देखिए तो यहाँ तक हो गया। सर सर किसी किसी बच्चे के मतलब दिल में छेद होता है तो वो मतलब कैसे हो जाता है? वही जो छेद बोलते हैं ना, वही छेद ये है। दिल में ऐसा तो है ना कि ऊपर से कोई ऐसा होल रहेगा, ऐसे सारा ब्लड बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं है। अंदर सेप्टम में ही डिफेक्ट है। ये जो छेद है ना, इसी को बोलते हैं दिल में छेद होना। या तो वो बचने का एक ही कारण है कि अर्ली स्टेज पे उसका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, नहीं तो कोई दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो है, कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं। ये कंजेनिटल में हो गया, सी कर लीजिएगा अदर्स करके। ना तो कंजेनिटल है ना तो वो इस्केमिक है, ठीक है। जैसे सबसे पहला हो गया, फर्स्ट इस पे कर लीजिए हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, कॉमनली हाई बीपी कहते हैं। और वो कितना होता है, कितने से हाई होना चाहिए? तो नॉर्मली क्या होगा, अगर 140 बाई 90 से ज्यादा हो, ठीक है, इससे ज्यादा हो तो क्या होगा, हाइपरटेंशन हम कहते हैं। सेकंड होता है हाइपोटेंशन। हाँ बोलिए सर।
नेक्स्ट देखो हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हम किसको बोल रहे हैं कि हाँ इसी में एक देखो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, 220/1 हो जाएगा। ब्लड आर्टरीज जो ब्रेन में गए हैं वही क्या हो जाता है, रप्चर कर जाता है, और उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं, या ब्रेन हेमरेज जिसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। ये क्या हो गया भाई, लो बीपी। लो बीपी 110/70 से नीचे जाता है तो इसे लो बीपी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है आथेरोस्क्लेरोसिस। आथेरोस्क्लेरोसिस। आथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। आथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आर्टरीज के वॉल्स में, ठीक है, दो उसमें पार्ट है ना, टुनिका इंटीमा कहते हैं और टुनिका मीडिया कहते हैं, वहां पे येलो प्लाक्स का डिपोजिशन होने लगता है जिसे हम आथेरोमास कहते हैं, जिसके कारण जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और इसी कंडीशन को आथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये क्या है, हम कह सकते हैं इरेगुलर थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल्स, ठीक है। इसी चीज को हम लोग आथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। लिखिएगा, इट इज irregular thickening of irregular thickening of arterial walls and narrowing of their lumen due to deposition of yellow plaques or atheromass in their tunica interna और tunica intima जिसे हम कहते हैं, and inner part of tunica media सर ऑफ देयर के बाद क्या लिखे हैं? of their tunica, TUNICA, of their tunica media atheromass consists of cholesterol and other lipoid materials. ठीक है, ये हमारा आर्थेरोस्क्लेरोसिस तक हो गया। नेक्स्ट है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और वेरिकोज वेन्स, और थोड़ा पार्ट लिम्फेटिक्स का थोड़ा बचा हुआ है। बस कल ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर हम एंटर कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म भी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। कल टेस्ट है सुबह में 7:45 से 7:45।
मैक्सिमम एज मंथ्स में होता है लेखिका। चलिए रहने देते हैं।